सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज आप लोगों को हिंदी का बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो देखिए मित्रों, हम देखते हैं हिंदी के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हिंदी शब्द किस प्रकार से आया है और किस प्रकार से उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। यहाँ आप देखेंगे कि तीन चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो है हिंदी, एक है भाषा और एक है व्याकरण। तो इन चीज़ों को बताने से पहले इसमें ये तीन चीज़ें बतानी हैं। इसमें एक हिंदी भाषा व्याकरण के अलावा अगर चौथा देखेंगे तो हिंदी भाषा भी आती है। तो इन चीज़ों को बताने से पहले सर्वप्रथम हम पहले जानेंगे कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो हिंदी शब्द, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन नदी जो है वह सिंधु नदी है। भारत की जो सबसे प्राचीन नदी है वह सिंधु नदी है। और ये जो सिंधु नदी है यह ईरान के आसपास बहती है। कहाँ बहती है? ईरान के आसपास। सिंधु नदी जो है वह ईरान के आसपास बहती है। और ईरान जो कि नदी के दूसरे छोर पर है और उसके पश्चिमी छोर पर, नदी के पश्चिमी छोर पर जो देश बसता है वह भारत है, जिसको आर्य कहा जाता है। और आर्य देश के जो निवासी थे वह यहाँ बसते थे और ईरान यहाँ बसता था। तो ईरान देश के जो लोग थे उनके उच्चारण में आप लोग देखे होंगे कि वह स को ह बोलते थे और इसी प्रकार से वह त थ को त बोलते थे, द ध को द बोलते थे, प फ को प फ को प बोलते थे। तो इसी प्रकार से यह जो सिंधु है, यह सिंधु ईरानियों द्वारा सिंधु का उच्चारण सिंधु न कह पाने के एवज में वह स को जब ह उच्चारित करते थे और ध को द उच्चारित करते थे तो वह सिंधु को हिंदू बोलना प्रारंभ किए। क्या बोलना प्रारंभ किए? हिंदू। हिंदू बोलना प्रारंभ किए। और जब यह हिंदू बोलना प्रारंभ किए तो यहीं से हिंदी शब्द के धीरे धीरे आगमन की शुरुआत होती है। तो यहाँ जब वह हिंदू बोलना शुरू किए, हिंदू बोलना शुरू किए तो यहीं से हिंदी की शुरुआत होती है। तो हिंदी की ये जो शुरुआत होती है तो यहाँ से हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से हिंदी के रूप में परिवर्तित होती है। आइए देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिंदू धन ई है, अर्थात जो भारत देश के निवासी थे, जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे, वह ईरानियों द्वारा उन्हें हिंदू बोला गया। और हिंदू चूँकि यह भारत के निवासी थे तो वह हिंदू हिंदी की भाषा का प्रयोग इस रूप में किए, जैसे यहाँ दिया गया है। हिंदू धन ई, अर्थात जैसे ये हिंदू लोग थे जो उनकी भाषा प्रयोग करते थे, हिंदू धन ई, अर्थात अगर इसको देखेंगे तो हम यह हिंद हिंदू धन ई अर्थात हिंदवी, इस प्रकार से यह हिंदवी हो जाएगा। तो हिंदवी का ही यह जो रूप है यह धीरे धीरे परिष्कृत होके, या यूँ कह लीजिए कि रूढ़ होकर के हिंदी में परिवर्तित होता है। हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से हमें लगता है हिंदी पूर्ण रूप से यह अपने रूप में आ गई और हिंदी शब्द
ईरानियों के द्वारा इसका नामकरण हिंदी कर दिया गया। यहाँ तक आया समझ में? आइए अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जैसे पूछ लिया गया कि हिंदी शब्द किसकी देन है, हिंदी शब्द किसकी देन है, तो यहाँ हम यह देखेंगे कि हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। किसकी देन है? ईरानियों की, अर्थात ईरान देश के वासियों ने हिंदी को हिंदी नाम दिया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे भारत का आर्यावर्त बसता था या रहता था, इसलिए वह हिंदू को हिंदी के रूप में परिवर्तित किए, या सिंधु नदी को न का उच्चारण न कर पाने के एवज में वह हिंदी धीरे धीरे परिष्कृत होकर आई। और अगर दूसरा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आया, यानी कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि यह ईरान से आया है। कहाँ से? ईरान से। और अगर पूछ लिया जाता है कि किसके आधार पर दिया, अर्थात हिंदी का नाम किसके आधार पर दिया गया, तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी के आधार पर। किसके आधार पर? सिंधु नदी के आधार पर। तो सिंधु नदी के आधार पर दिया गया। तो यहाँ तक आ गया समझ में सबको? चलिए ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं भाषा। अभी तक यहाँ तक हिंदी का विवरण था, अब देखते हैं कि भाषा किस प्रकार से किसी भी भाषा का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग हिंदी की भाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं भाषा जो है वह संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत के भाष शब्द से। और भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। प्रकट करना। अब कोई भी व्यक्ति क्या प्रकट करता है? अपने भाव या विचारों को। क्या प्रकट करता है? अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने भाव या विचारों को जब प्रकट करता है, यानी कि बोलता है, वह अपना भाव या विचार दूसरों को बताता है, तथा दूसरा कोई अपना भाव या विचार उसे यानी कि हमें बताता है। तब हम क्या करते हैं कि एक भाषा का निर्माण होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाता है तो वह विचार या भाव के माध्यम से ही पहुंचाता है, और वह विचार या भाव का जो माध्यम होता है वह एक भाषा होती है। और वह यह निश्चित नहीं है कि हिंदी भाषा ही हो सकती है, बहुत सारी भाषाएं हैं, वह अन्य भाषाओं में भी अपने विचारों को पहुंचा सकता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग प्रायः भारत के निवासियों द्वारा की जाती है, और हम देखते हैं कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रेषित तथा सामने वाले की भाषा को ग्रहण कर सकता है। तो देखते हैं कि हम भाषा और यहाँ पे एक सामाजिकता, ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में सबसे खास बात यह है कि यही जो दो चीज़ें हैं यह मनुष्य और पशुओं में अंतर प्रकट करती हैं। हालांकि पशु भी खाते और जीते हैं, मनुष्य भी खाता और जीता है, लेकिन मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर करने वाली चीज़ है तो वह भाषा और सामाजिकता ही है। भाषा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों को प्रेषित किया और दूसरे के विचारों को ग्रहण किया। और सामाजिकता यह होती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह अपने इसी गुण के कारण पशुओं से अलग रहता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने गलत भाषा का प्रयोग कर देता है या गलत व्यवहार कर देता है, तब उसे यह कहा जाता है कि अरे तुमसे अच्छा तो पशु है, तुम तो पशुवत बात कर रहे हो, तुम पशु हो गए।
तो यहाँ सामाजिकता ही ऐसा वर्ड है या सामाजिकता ही ऐसा स्वभाव होता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, और यह जो सामाजिकता मनुष्य को पशु से अलग करता है, यही मनुष्य को मनुष्य होने का गौरव प्रदान करती है या मनुष्य बनाए रखने में सक्षम रहती है। तो सामाजिकता से तात्पर्य यह भी है कि जैसे मनुष्य, यदि किसी मनुष्य को देखकर उसमें मानवता न आए, कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि कोई मनुष्य सामने किसी मनुष्य को देखता है और वह उसके दुखों में शरीक हो जाता है, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति कोई दुखी है और वह उसके दुख में भागीदार होकर, यानी कि उसके दुख में उसे सांत्वना देकर एक हमदर्दी सा जताता है, तो वह उसके मनुष्यता का परिचायक होता है। और यह मनुष्यता आती कहाँ से है? उसके सामाजिकता से, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह दूसरों के सुख या दुख में साथ देता है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं होता है। यही मूल अंतर होता है पशु और मनुष्य में, यही मूल अंतर पशु और मनुष्य में होता है, जो कि मनुष्य और पशु को अलग करने में सक्षम होता है। तो अभी यहाँ तक आया समझ में? आइए अब देखते हैं, यहाँ से हम एक परिभाषा का भी निर्माण कर सकते हैं कि जैसे ये भाषा है तो हम भाषा की एक परिभाषा भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने भाव या विचारों को, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है, वह अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अर्थात हमारी परिभाषा ये हो गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि अपने भाव या विचारों को जिस माध्यम से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है वह भाषा होती है। अब भाषा में कोई भी भाषा हो सकती है, तो आइए देखते हैं कि परिभाषा हमारी किस तरह से बन रही है। आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। या यूँ कह लीजिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो अब देखिए हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आइए जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत जो है वह सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और इसे वैदिक कालीन भाषा भी कहते हैं। तो ये हिंदी जो है वह संस्कृत से ही उपजी हुई है, या यूँ कह लीजिए कि हिंदी का जो जन्म हुआ है या उद्भव हुआ है वह संस्कृत से ही हुआ है। तो किस प्रकार से हुआ है आइए उसके चरण को देखते हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है। तो संस्कृत के बाद धीरे धीरे पाली भाषा आती है। यहाँ देखिए पाली को कुछ लोग पाली भी बोलते हैं, जबकि इसमें लघु ई है, इसलिए इसका उच्चारण पाली कहेंगे, इसको पाली नहीं बोलेंगे। देखिए पाली होता है और पाली के बाद और भी एक भाषा आती है, वह होता है प्राकृत। और ये जो प्राकृत भाषा होती है, ये प्राकृत भाषा जो है इसका बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश। इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अपभ्रंश यानी कि किसी का बिगड़ा हुआ रूप, या यूँ कह लीजिए कि जैसे अपभ्रंश का एक और अर्थ होता है कि मान लीजिए जैसे उबड़ खाबड़, यानी कि जो समतल ना हो के उबड़ खाबड़ हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश होता है। और अपभ्रंश का ही एक भाग है सौर सैनी। अपभ्रंश का ही एक और भाग क्या है? सौर सैनी। तो यहाँ हम देखते हैं सौर सैनी। ये जो सौर सैनी है
ये अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ, ये प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का एक भाग सौरसैनी है, और सौरसैनी जो है वह अपभ्रंश का ही एक भाग है। सौरसैनी अपभ्रंश का ही एक भाग है, और इसी सौरसैनी से आगे परिष्कृत होके, या यूँ कह लीजिए कि रूढ़ हो करके हिंदी भाषा का उद्भव होता है, या हिंदी भाषा जन्म लेती है। तो आया यहाँ तक समझ में? एक बार फिर से समझ लीजिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। क्योंकि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और सबसे प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत के बाद आता है पाली भाषा आता है, और पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, यानी कि प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वह अपभ्रंश होता है, और अपभ्रंश का एक भाग सौरसैनी है, और सौरसैनी जो है वह अपभ्रंश का एक भाग है, इसलिए सौरसैनी से ही परिष्कृत होके या रूढ़ होके हिंदी शब्द का या हिंदी भाषा का निर्माण होता है। आया समझ में यहाँ तक? आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, अभी भाषा बताया गया कि किस प्रकार से भाषा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई भी भाषा होती है वह एक निश्चित काल क्रम में चलती है, जैसे कि कोई भी समय होता है या कोई भी काल कह लीजिए होता है, उसमें कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं या कुछ भी नया होता है तो वह एक निश्चित समय पर होता है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा चूँकि अभी बताया गया कि सबसे प्राचीन भाषा है और वैदिक भाषा है, तो यहाँ हम संस्कृत को दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, यानी संस्कृत का प्रयोग दो भागों में किया गया या दो रूपों में किया गया। पहला आपका था वैदिक संस्कृत में क्या था कि इसमें जो रचनाएं लिखी गई या रचनाएं रची गई वह संस्कृत में लिखी गई, लेकिन वह साहित्यिक संस्कृत था, जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसमें क्या, वेद और उपनिषद, इस काल में वेद और उपनिषद लिखे गए जो कि साहित्यिक विषय हुआ करते थे या साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। इसका समय काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका समय काल कितना होता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और इसी संस्कृत का दूसरा भाग होता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं समझ लीजिए। लौकिक संस्कृत वह होता है जो कि लोक में या संसार में या यूं कह लीजिए कि व्यवहार में जिसका उपयोग होता है उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं लिखी गई या रचनाएं की गई। तो लौकिक संस्कृत का समय काल हम देखते हैं। लौकिक संस्कृत का समय काल होता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, कोई भी भाषा जो होती है वह एक निश्चित कालक्रम तक रहती है, और निश्चित कालक्रम का मतलब यह होता है कि वह एक भाषा का निश्चित कालक्रम अनुमानित मान लेते हैं कि लगभग 500 वर्ष का होता है। तो इसी एवज में यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। तो यहाँ तो संस्कृत के ये दो भाग हुए। यहाँ तक आया समझ में? आइए देखते हैं आगे। अब संस्कृत के बाद जो होता है, जो भाषा आती है वह पाली भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? पाली। तो पाली का समय हम देखते हैं कि यह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यहाँ देखेंगे आप, लौकिक संस्कृत का जो समय काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद यदि हम देखेंगे कि 500 ईसा पूर्व तक तो लौकिक संस्कृत था। अब उसके बाद जब पाली भाषा का निर्माण होता है या पाली भाषा आती है तो वह 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक रहती है।
यहाँ जीरो हम नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो कोई समय काल नहीं था। जहाँ से जीरो समाप्त होता है वहीं से एक की शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं एक लिखा जाएगा। तो पाली भाषा का जो समय काल था वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। तो जैसे वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद की रचना की गई और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना की गई, ठीक उसी प्रकार से पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, अर्थात बौद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे वह पाली भाषा में लिखे गए और पाली का समय काल होता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। आया यहाँ तक समझ में? आइए अब आगे चलते हैं। अब पाली भाषा के बाद आता है हमारा प्राकृत भाषा। क्या आता है? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत का समय काल देखिए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी कि जहाँ से हमारा पाली भाषा का समय काल समाप्त हुआ था वहाँ से प्राकृत भाषा की शुरुआत हुई थी। तो प्राकृत भाषा का समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। यहाँ देखिए प्राकृत भाषा का समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसमें देखिए जैन ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा क्या लिखे गए? जैन ग्रंथ लिखे गए। और यह जो जैन ग्रंथ लिखे गए इसका समय काल भी इसी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के अंतर्गत आता है। तो अब जब प्राकृत के बाद हमारा आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा के बाद जो हमारी भाषा आती है वह अपभ्रंश होता है। और पीछे चूंकि आपको बताया गया कि ये जो अपभ्रंश है यह प्राकृत भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसके पहले बताया गया, अच्छे से समझाया गया कि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप ही अपभ्रंश कहलाता है। और ये जो सौर सैनी देख रहे हैं अपभ्रंश का ही एक भाग है सौर सैनी। और अपभ्रंश का समय काल कह लीजिए चाहे सौर सैनी का समय काल कह लीजिए, इसका समय काल होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ तक क्लियर? आइए देखते हैं अब। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सौर सैनी से ही हिंदी भाषा रूढ़ होके आई है। सौर सैनी से ही हिंदी भाषा रूढ़ होके प्रयोग में आई है और इसका समय काल होता है 1000 ईस्वी से आज तक, यानी कि वर्तमान तक या अब तक जो भी कह लीजिए। तो हिंदी का समय काल होता है 1000 ईस्वी से आज तक। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे, और इसमें से एक चीज़ ये है कि विशेष में ये दिया गया है हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना जाता है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ये है कि जैसे हिंदी का मानक समय हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है और जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी है, यानी इन दोनों में ये 1000 ईस्वी। तो हम देखते हैं इन दोनों में जो फर्क है वह 100 वर्ष का है। तो यदि हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है और हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से ही हो गई, तो ये 100 वर्ष का समय कहाँ जा रहा है? तो देखिए ये 100 वर्ष का समय, जैसे कोई भी भाषा होती है वह अचानक से न तो समाप्त होती है और न ही आगे आने वाली भाषा अचानक से उसका उदय हो जाता है। यानी कि जो पिछली भाषा रहती है वह धीरे धीरे करके प्रयोग से बाहर होती है और आने वाली भाषा धीरे धीरे प्रयोग में आती है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि हिंदी जब 1100 ईस्वी आया तब उस समय हिंदी पूरी तरह से प्रयोग में आ गई और उस समय से ये सौर सैनी भाषा पूरी तरह नहीं बल्कि उसका
प्रयोग जनमानस में हिंदी की अपेक्षा कम हो गया। इसलिए 1100 ईस्वी से हिंदी पूरी तरह से प्रचलन में आ गई। कहने का अर्थ यह हुआ कि हिंदी सौरसैनी से प्रयोग में ज़्यादा होने लगी। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी भाषा होती है उसकी एक लिपि भी होती है। उसकी क्या होती है? एक लिपि होती है। और लिपि के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे कोई भी भाषा है तो उसकी एक लिपि होती है। लिपि यह होती है कि जैसे किसी भी भाषा को लिखने के लिए या किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके एक चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, और वह जो चिन्ह होता है उसी को ही लिपि कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा हो उसकी अलग अलग एक लिपियां होती है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी भाषा की भी एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी लिपि। तो आइए देखते हैं कि लिपि क्या होती है। देखिए, अभी जैसा कि बताया गया कि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को उस भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को चिन्हित करने के लिए या पहचानने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि जो है वह हिंदी की ही लिपि नहीं है बल्कि अन्य भाषाओं की भी लिपि है। जैसा कि आपको उदाहरण में दिया गया है कि यह संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा की भी लिपि है। क्योंकि अभी इसके पहले बताया गया कि हिंदी जो है वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए जब हिंदी की लिपि देवनागरी हो सकती है तो संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। इसी तरह से गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा की भी लिपियाँ क्या हैं? देवनागरी लिपि ही है। तो जैसे हम देखते हैं कि अन्य कई भी भाषा है और उन भाषाओं की अपनी अलग लिपियाँ हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा भी है, तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी की क्या लिपि है? रोमन। और एक भाषा हमारे प्रचलन में आती है उर्दू। तो उर्दू की जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? फारसी। जैसे आम जनमानस में व्यवहार में लोग बोल देते हैं कि जैसे बड़े उर्दू फारसी बोल रहे हैं आप, यानी उर्दू फारसी का संयोग यहाँ इसी से है कि उर्दू जो है वह एक भाषा है और फारसी जो है वह उसकी लिपि है। यानी कि वह भाषा और लिपि को साथ में जोड़ के बोल देते हैं, उर्दू और फारसी। बंगला भाषा है और बांग्ला उसकी लिपि है। यानी कि बंगला भी एक भाषा है और बांग्ला उसकी लिपि है। तो ठीक इसी प्रकार से लिपियां होती हैं। यानी कि कोई भी भाषा जो होती है उसकी एक निश्चित लिपि होती है और वह लिपि के जो चिन्ह बनाए जाते हैं वह भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह इसी भाषा का ही चिन्ह है या इसी भाषा का ही शब्द है। तो लिपियों में हम देखते हैं कि हिंदी लिपि में निश्चित किए गए चिन्ह, तो हिंदी लिपि में जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे स्वर में अगर हम देखेंगे अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आय, ओ, औ। ये जो हैं ये सभी स्वर वर्ण हैं
हिंदी के स्वर वर्ण हैं और ये स्वर वर्ण जो है ये हिंदी की लिपि के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। यानी कि हिंदी में जब भी स्वरों का प्रयोग करना होता है तो इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है जो कि देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा की लिपि के ही वर्ण हैं। तो ये तो रहे स्वर। अब स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण भी है, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो व्यंजन वर्णों में हम देखते हैं सबसे पहला अक्षर आपका आता है क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद आता है आपका च, छ, ज, झ, य। इसके बाद तीसरा वर्ग आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और भी जो वर्ण हैं वह त, थ, द, ध, न। व्यंजन लिपियों के अंतर्गत ये वर्ण भी आते हैं। इसके बाद आपका आता है प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक के वर्णों को पहले समझ लीजिए। अभी ये जो वर्ण आपके सामने लिखे गए हैं यह वर्गीय व्यंजन है, यानी कि इनका एक अपना वर्ग होता है। ये क वर्ग का है और ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है और ये त वर्ग का है और ये प वर्ग का है। तो इसमें कुल 5-5 वर्णों का समूह है जो कि 25 वर्ण होते हैं। अभी और भी वर्ण इस प्रकार से हैं। तो यहाँ तक देख लिए। अब देखिए म तक लिखा गया था। इसके बाद आइए देखते हैं और वर्ण जो है य, र, ल, व। इसके बाद आपका आएगा तीनों स। ये होगा आपका तालव्य स, ये आपका होगा मूर्धन्य स, ये होगा आपका दंत्य स और ये होता है ह। देखिए ये जो तीनों स हैं इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ये तालव्य स है, यानी कि जब इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा जो होती है वो आपके ताल को स्पर्श करना चाहिए। और ये जो स है इसका उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा मूर्धा में स्पर्श करनी चाहिए। और ये जो स है इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे दांतों को स्पर्श करनी चाहिए। तो ये रहे आपके व्यंजन के लिपियां, व्यंजन की लिपियों में व्यंजन के वर्ण। तो इसी में 3 वर्ण और हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वो वर्ण हैं छ, छ, त्र, ज्ञ। ये भी व्यंजन की लिपियों के ही अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जैसे यह पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ ह है। हिंदी वर्णमाला का यदि अंतिम व्यंजन पूछा जाएगा तो ह होगा। ह इसलिए होगा क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वह यहीं तक होती है और ये जो है ये तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि होते ये भी व्यंजन ही है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। छ आपका क और स से मिलकर बना होता है, त्र आपका त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ आपका ज और य से मिलकर बना होता है। तो इसलिए इन वर्णों को लिपि में नहीं रखा गया है। या यह कह लीजिए कि ये जो ह है
यह हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है, जबकि ये जो ज्ञ है यह लिपि का अंतिम वर्ण है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ह वर्ण जो है वह लिपि का अंतिम वर्ण है और ये जो ज्ञ वर्ण है वह हिंदी में देवनागरी लिपि के हिंदी में अंतिम चिन्ह होता है या लिपि में अंतिम चिन्ह होता है। यहां तक आया समझ में? आइए देखते हैं और आगे। जैसा कि अभी बताया गया कि स्वर और व्यंजन यानी कि लिपियों के अंतर्गत बताया गया स्वर और व्यंजन के वर्णों को। तो स्वर और व्यंजन के वर्णों को किस प्रकार है, देखिए आइए समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्वर है और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन में यदि कोई मुख्य अंतर होता है तो हम मान लीजिए नहीं का अंतर होता है। नहीं का अंतर इसलिए होता है क्योंकि यदि हम स्वर को परिभाषित करना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो जाए, या यह कह लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी सहयोग के या बिना किसी वर्ण के सहयोग से हो जाए वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, और जिनका प्रयोग किसी वर्ण के सहयोग से हो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं हो व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परिभाषा इसकी और बनती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण हम बोलने के लिए सबसे पहले हमारे फेफड़ों में वायु भरती है, जब वही वायु वर्ण के माध्यम से निकलती है तो इसकी एक परिभाषा और बनती है कि जब हम किसी स्वर वर्ण का प्रयोग फेफड़ों से छूटने वाली या फेफड़े से निकलने वाली हवा बिना किसी वाग यंत्र के सहायता, बिना किसी वाग यंत्र को स्पर्श किए बाहर आती है तो वह स्वर वर्ण कहलाता है, और वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श कर लेती है तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर के फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी वाग यंत्र के अवयव को स्पर्श किए बाहर आती है तो स्वर वर्ण होता है, और यदि वही स्पर्श करके आती है तो व्यंजन वर्ण होता है। तो यहाँ वाग यंत्र को हम देखते हैं कि वाग और यंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वाग क्या होता है? वाग का अर्थ होता है वाणी और यंत्र होता है साधन। यहाँ वाणी का तात्पर्य है, वाणी मतलब भाषा या बोली भी कह सकते हैं समझने के लिए, भाषा या बोली। यानी कि हम जिस भी वर्ण को बोलते हैं या किसी भी भाषा के वर्ण को बोलते हैं तो वह बोलने में हमें जिस साधन का प्रयोग करना पड़ता है, तो साधन हमारे क्या क्या हैं? जैसे हम कोई भी वर्ण बोलना चाहते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ये जो साधन है, साधन से होकर आना पड़ता है। जैसे साधन में आपका आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ या कह लीजिए ओष्ठ। ये होष्ठ को होठ ही करिए। यानी कि ये जो साधन है यह किसी भी वाणी को बोलने में मददगार होते हैं। इसमें और भी साधन हैं। तो यानी कि स्वर वर्ण का उच्चारण करते हुए हमें किसी भी वाग यंत्र की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर वर्ण होता है। और वाग यंत्र के सहायता लेनी पड़े या वाग यंत्र के अवयव से स्पर्श होकर गुजरे तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। आए यहाँ तक समझ में? तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।
मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।